नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन है। इस 5 दिनों में रूस ने यूक्रेन के करीब हर बड़े शहर में तबाही मचाई। इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। उसका अपडेट भी आपको बताएंगे। यूक्रेन और उसके बॉर्डर पर फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। जी हां, इसमें क्या क्या है, ऑपरेशन गंगा क्या है, यह आपको बताएंगे। इस अभियान के तहत अब तक 1156 भारतीयों को देश लाया जा चुका है। लेकिन ऑपरेशन गंगा में तेजी लाने के लिए मोदी ने लगातार 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। जी हां, 4 मंत्री कौन कौन से हैं और कहां कहां जाएंगे, यह प्लान भी आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पोलैंड जाएंगे, वहां से लाएंगे, क्योंकि पोलैंड पे काफी ऐसे भारतीय हैं जो यूक्रेन से निकलकर उस बॉर्डर पर हैं, वहां असुविधा है, वहां से वापस एयरलिफ्ट कर लाया जाएगा। किरण रिजिजू की अगर बात करें तो स्लोवाकिया जाएंगे, वहां से इवैक्यूएशन प्रोसेस में मदद करेंगे। हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो वो रोमानिया जाएंगे। जी हां, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे। आप ग्राफिक्स प्लेट देख सकते हैं, कौन कौन से मंत्री की कहां ड्यूटी है और कहां से वो मदद करेंगे भारतीयों को वापस लाने में, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड कश्यप कोचर साहब भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी इंडियन न्यूज में। और समझने की कोशिश करेंगे कोचर सर आपसे कि आज की जो स्थिति है, पहली रूस और यूक्रेन आमने सामने है, 5वां दिन है, कहां पर कौन खड़ा है, किसको एडवांटेज है, पोजीशनिंग में क्या अंतर है। एयर स्पेस पर डोमिनेट रूस कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर अब भी यूक्रेन ने हार नहीं मारी। जी हां, अमेरिका का रुख क्या है, चीन का रुख क्या है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, आप नीचे ग्राफिक्स में देख रहे हैं वीके सिंह। जी हां, पोलैंड जाएंगे वीके सिंह और वहां से इवैक्यूएशन में मदद करेंगे। पहले भी हमने देखा था जब अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन हुआ था, तो उस समय वीके सिंह गए थे। ये जो सर 4 मिनिस्टर्स की कोचर साहब डेपुटेशन लगाई गई है, ये एक बड़ा फैसला है सरकार का, यानी एक सिंसियर फैसला है कि बजाय आप ब्यूरोक्रेट्स पर पूरी तरीके से आश्रित रहे, एम्बेसीज पर आश्रित रहे, आपने 4 बड़े मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जो इवैक्यूएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। कोचर सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है गवर्नमेंट का, बिकॉज लास्ट 48 घंटे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखा था कि ग्राउंड पे ये प्रोसेस जो होना था इवैक्यूएशन का और जिस तरीके से इसको अंजाम देना था वो हो नहीं रहा था। बिकॉज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या होता है कि जब तक आप लेवल ना रेज करें और एक ऐसा ओहदेदार वहां पे नहीं पहुंचाएं जो चीजों को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो ये एक अहम डिसीजन लिया गया है। और मुझे इसको लगता है कि इस डिसीजन के बाद गवर्नमेंट का जो हायरार्किकल लेवल है उसको बढ़ाया जाएगा, और जब वहां पे मिनिस्टर खुद ही मौजूद रहेंगे तो वो उनकी एक जिम्मेवारी भी हो जाती है कि वो हर एक मिनट टू मिनट इस इवैक्यूएशन को मॉनिटर कर पाएंगे। और साथ ही जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, जैसे कि अगर पोलैंड में है और रोमानिया में है, उस गवर्नमेंट की मशीनरी को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। ठीक है कोचर सर, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं दर्शकों को कि हिंदुस्तानी छात्र कहां कहां पर फंसे हुए हैं। जी हां, ये आपको दिखा रहे हैं रोमानिया बॉर्डर पर आप देखेंगे तो वहां सबसे ज्यादा छात्र जो हैं भारतीय वो फंसे हुए हैं। इसके साथ ही साथ यूक्रेन के जवानों ने बदसलूकी करी, उसका वीडियो भी आया, वो भी हम बताएंगे आपको कि उससे क्या हो रहा है। हंगरी की आप बात करें, रोमानिया की आप बात करें, पोलैंड की आप बात करें, स्लोवाकिया की बात करें, ये आप मैप देख रहे हैं, ये वो बॉर्डर एरियाज हैं यूक्रेन के जहां से छात्र जा रहे हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है कोचर सर, इन बॉर्डर्स तक भी पहुंच पाना, जब ट्रेन में जगह नहीं है, टैक्सीज नहीं है, कर्फ्यू लगा हुआ है, मिलिट्री मूवमेंट्स हो रही है, तो इतना आसान छात्रों के लिए भी नहीं है कि वो तुरंत उठे और इन 4 देशों की सीमाएं पार कर लें। रजत, बिल्कुल आपने सही कहा। काइव से पोलैंड का जो डिस्टेंस है वो 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर का एक तो डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा, स्पेशली ऐसी हालात में जब वहां पे आर्टिलरी फायर हो रहा है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और
रास्ते में जो आपको रोड्स हैं वहां पर भी एनकाउंटर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक विन है भारत के लिए, ये कहा जाए, इन देशों से बात करना, उनको इस बात पर सहमत करना कि वीजास नहीं भी है तो भी आप अलाउ करिए बॉर्डर पार करने के लिए, और उसके बाद वहां से इवैक्यूएशन करना। यह भी एक डिप्लोमेटिक चैनल का मैं मानता हूं एक बड़ी विजय है भारत के लिए कि इन 4 देशों को कन्विंस करना कि हमको अपने लोगों को वापस लाना है। देखिए रजत जी, हमारे रिलेशंस ये चारों देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, और हम इनके साथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे इनके साथ ट्रेड भी होता है। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं कुछ सर आपको। इसी बीच रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय छात्र छात्राओं से यूक्रेन के जवानों ने बदसलूकी की है, उसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक भारतीय छात्र छात्राओं को यहां से जबरदस्ती हटा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स पीछे फंस रखे हैं सारे टर्नोपिल के हैं, और जैसे कि हम 3 दिन से यहाँ फंस रखे हैं और -5 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है, और यहाँ कोई शेल्टर और फूड प्रोवाइडेड नहीं है। वहाँ के जो कैफेज हैं ये भी हमारे लिए बंद कर दिया गया है, और जैसे कि बोला जा रहा है कि एम्बेसी इवैक्यूएट कर रही है, हमें कोई इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड जो कॉलेजेस है उनको उनके एजेंट्स आके हेल्प कर रही है अंदर जाने के लिए, और हमारे भी कॉलेज से कोई एजेंट्स वगैरह नहीं आए हैं, और हम यहाँ अभी भी फंस रखे हैं ठंड में। और यहाँ देख लीजिए आप, हालत सब स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, और तो यहाँ पे कोई टॉयलेट्स है और सब ना टॉयलेट की फैसिलिटी है, ना सोने की, कोई घास में सो रहा है, कोई रेस्टोरेंट के अंदर फ्लोर में सो रहा है। ये हो रहा है इवैक्यूएशन एम्बेसी की तरफ से। आप देख सकते हैं, ये है इनका इवैक्यूएशन। युद्ध 2 देशों के बीच में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को होता है तो वो सिविलियंस को होता है, चाहे वो वहां के हों, चाहे हमारे भारतीय वहां पर हों। यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर पर हजारों बच्चे फंसे हुए हैं, रोमानिया में दाखिल होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ठंड बहुत अधिक है और रात में तापमान 5 डिग्री तक गिर जाता है। इंडिया न्यूज की अपील है कि इनको रोमानिया में लाने और वहां रखने के लिए बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए। मैं राहुल कुमार बोल रहा हूं, मैं इवानो फ्रांसिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, और हमें बोला गया था कि हम रोमानिया के बॉर्डर पे पहुंच जाए, यहां से हमें निकाल दिया जाएगा। हम 2 दिन से यहां पर आए हुए हैं। पहले तो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पूरे यहाँ आए, एक बस हमने बुक की और हम यहाँ पे आए बॉर्डर पे, और हमने जब एम्बेसी से बात की तो वो बोले आप सिर्फ बॉर्डर पे आ जाइए, बॉर्डर से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ 2 दिन से पड़े हुए हैं, लाइन पे, लंबी लाइन पे खड़े हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है। जब एम्बेसी से बात करते हैं वो कुछ जवाब नहीं दे रहे, बोल रहे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो बोल रहे ये कोई भी बात हो प्लीज़ न्यूज़ में मत बताइए। और यहाँ की सिचुएशन ये है, हर 6 घंटे पर एक बस आती है जो मात्र 20 लड़कियों को ले जाती है, सिर्फ लड़कियों को ले जा रही है। यहाँ अभी 1000 से ऊपर बच्चे हैं, अप्रॉक्स 1500 बच्चे होंगे इंडियंस। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई इंसान नहीं यहाँ पे। ये कुछ वीडियोस हैं जो हमने आपको बताया, और कैसे स्टूडेंट्स परेशान हैं वो भी हमने आपको समझाया। अब आपको बताते हैं, ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लगातार भारतीयों को लाया जा रहा है। पिछले 2 दिन में 5 फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई आ चुकी है, जिसके जरिए 1156 भारतीयों को देश वापस लाया जा चुका है। पांच तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। पहली फ्लाइट जब आई थी वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, सूरत और अहमदाबाद, तेलंगाना, जी हां, और केरल, बेंगलुरु की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अब तक 1156 भारतीयों को सलामत वापस लाया गया। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ ऑलरेडी मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी हैं, लगातार हमसे समझ रहे हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है संजीव श्रीवास्तव सर आपका। हमारे साथ दिया बेनीवाल है, मेडिकल छात्रा हैं जो कि खारकीव से लाइव हमसे जुड़ रही हैं। रमेश बेनीवाल, दिया के पिताजी भी हमारे साथ होंगे। अंकुर वर्मा छात्र हैं यूक्रेन से लाइव, और उनके पिता सुरेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कृतिका सिंह छात्रा यूक्रेन से लाइव हैं, और सुजाता सिंह, कृतिका की मौसी, हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। जया कुमारी भी रोमानिया से लाइव जुड़ रही हैं। सबके पास चले, लेकिन सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी का रुख लेते हैं।
संजीव जी, जो डेवलपमेंट्स आज हम देख रहे हैं, बातचीत शुरू हुई है, ये एक आप कह सकते हैं एक अच्छा जेस्चर है दोनों देश का। हालांकि पहले यूक्रेन ने मना किया था कि हम बेलारूस की धरती पर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद माने, बातचीत हुई। लेकिन एक जो सीज फायर हमने देखा था कि 24 घंटे में कुछ कंट्रोलिंग हुई है, बॉम्ब्स, मिसाइल्स की आवाजें नहीं सुनाई पड़ी हैं, वो वापस से सुनाई पड़ रही है। हालांकि नतीजा क्या निकला इस पर हमारी नजर रहेगी, कुछ देर में एक आउटकम भी आएगा कि आखिर इस बैठक में क्या नतीजा निकला, किस ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर 5वें दिन भी रूस अपर हैंड पे होने के बावजूद, एयर स्पेस डोमिनेट करने के बावजूद, और 80-20 की लड़ाई इसको कहा जाता है रूस और यूक्रेन के बीच में, अगर उसके बाद भी फुल डोमिनेंस ग्राउंड पर नहीं है, तो यानी समस्या है और चारों तरफ से रूस को घेरा जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी। जी देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि रशिया के द्वारा ये जो यूक्रेन पर हमला किया गया है और उसकी ये मंशा कि वो कीव पे जल्द से जल्द कब्जा कर ले और पूरे यूक्रेन को अपने आधिपत्य में ले ले, ये आसान नहीं होने जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा, वहां के आम लोगों के द्वारा इसका फियर्स रेसिस्टेंस किया जा रहा है। अब आम लोगों ने भी हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं। जो रशियन फोर्सेस के विरुद्ध यूक्रेन की जो सेनाएं हैं लगातार लड़ाई लड़ रही हैं, और ये जो पूरी स्थितियां हैं वो आगे आने वाले समय में, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि वहां पर इंसर्जेंसी के हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसी जो यूक्रेनियन फोर्सेस और ऐसे आम लोग जो कि हथियार उठा करके रशियन फोर्सेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन्हें अमेरिका और नेटो के द्वारा मिलिटरीली इक्विप किया जा सकता है, उन्हें इकोनॉमिक मदद भी दी जा सकती है। तो रशिया की ये जो मंशा है कि वो यूक्रेन पर की राजधानी कीव पर कब्जा करके वहां पर अपनी सरकार स्थापित कर ले और पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर ले, ये आसान नहीं होने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ठीक है संजीव जी, आऊंगा आपके पास। और सर एक मिनट संजीव, एक छोटा कमेंट कोचर सर आपसे। जो आसानी हम देख रहे थे, जिस तरीके से एयर डोमिनेंस रूस ने बनाया था 24 घंटे के अंदर, उस वक्त सिंपैथी यूक्रेन के साथ नहीं थी। लोगों को लगा यूक्रेन झुक जाएगा, नाटो सेना उतार देगी, नाटो ने सेना नहीं उतारा। हालांकि बैकडोर सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन, स्वीडन, अमेरिका, बड़े बड़े देशों ने दिया है। अगर आप चीन को छोड़ दीजिए तो बाकी बड़े देश इनडायरेक्ट वे में यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। और 5वें दिन भी अगर रूस को संघर्ष करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक दबाव आज रूस पे भी होगा। देखिए रजत जी, ये जो ऑपरेशन जब प्लान हुआ था उस टाइम पे पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम सिविलियन एरियाज के ऊपर, रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और जब शुरू में लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो वो बॉर्डर से स्टार्ट हुई थी। हाँ। और बॉर्डर में वहां पे मिलिट्री टारगेट्स थे और मिलिट्री टारगेट्स को फेज 1 में इसको रशियन आर्मी ने उसके ऊपर कब्जा किया। जैसे कि एयरफील्ड्स हो गए, आपके कम्युनिकेशन सेंटर्स हो गए, आपके कमांड कंट्रोल सेंटर्स हो गए। अब लड़ाई जो है वो हो गई शिफ्ट रेजिडेंशियल एरियाज के पास में, और जैसे ही रेजिडेंशियल एरियाज के पास में लड़ाई होगी, आप देखेंगे कि वो जो टेम्पो होगा लड़ाई का और वो जो स्पीड होगी, जिस स्पीड से रशियन आर्मी आगे बढ़ रही थी, वो स्पीड कम होगी। क्योंकि बातचीत सर देखिए जहां हो रही है वो भी विजुअल्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप स्प्लिट विंडो में ये विजुअल्स देख सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच। ये पहली बातचीत है बेलारूस में हो रही है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बोल रही हैं। युद्ध के बीच, रूस यूक्रेन के बीच पहले दौर की बातचीत शुरू हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की बात हुई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन को हिटलर करार दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुतिन 21वीं सदी का हिटलर। यूक्रेन के विदेश मंत्री का यह बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, बेलारूस बॉर्डर पर रूस यूक्रेन के बीच बैठक शुरू हो गई है। युद्ध के बीच रूस यूक्रेन के बीच पहली बार बातचीत हो रही है। कोचर सर, इस बातचीत का मतलब क्या है? क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट सुना था जिसमें खुद ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूसी सैनिक वापस चले जाएं वरना मारे जाएंगे, पहला। दूसरा, अब हिटलर करार देना पुतिन को। तो यूक्रेन की मंशा भी बहुत क्लियर है, वो पहले दिन वाला यूक्रेन नहीं है। 5 दिन तक कीव पर अगर कब्जा रूस नहीं कर पाता है तो आज हौसले शायद बुलंद है।
रंजन जी, ये हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि नेटो का सपोर्ट मिल रहा है और हथियार भी अंदर आ रहे हैं और एमुनिशन भी अंदर आ रहा है। जो पहले ज़ेलेंस्की को ये अंदेशा नहीं था और उसको ये हेल्प नहीं मिल रही थी, आज फॉरेन एड भी आ रहा है यूक्रेन में। तो इसीलिए अब उसमें एक मजबूती आती दिख रही है। अभी वो सोचता है कि वो रशिया को चुनौती दे सकता है, पर मेरी इसको यही इस पे एक असेसमेंट है कि उसको अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, जो उसके सेफ्टी है उसके लोगों की, वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उसकी। ठीक है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं सर खारकीव से। दिया बेनीवाल हमारे साथ हैं, सीधे मेडिकल छात्रा, उनके साथ चलते हैं। दिया बेनीवाल हमारे साथ हैं। दिया, खारकीव से आप हैं, मैं समझ सकता हूं मुश्किल दिन है आपके लिए, आप वहां पढ़ने गई, लेकिन आज जो स्थिति है वो बिन बताए स्थिति आई है। और यही होता है जब युद्ध होता है तो आम व्यक्ति, सिविलियन, स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। दिया, कहां पर हैं आप? वापस आने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, मिनिस्टर्स को भी भेजा जाएगा। क्या कोशिश की आपने बॉर्डर क्रॉस करने की, जाने की? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि बॉर्डर्स क्रॉस कराया जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को। दिया, मैं अभी खारकीव में हूँ। मैं इस वक्त मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर हूँ क्योंकि परसों से ही बहुत ज्यादा फायरिंग और बम्बार्डिंग हो रही थी और कर्फ्यू लगा हुआ है। मतलब कल तो पूरा दिन कर्फ्यू था। तो और बॉर्डर क्रॉस करने की ट्राई मतलब हमने नहीं किया अभी, क्योंकि जो बॉर्डर से बच्चों की वीडियोस आ रही हैं, उनको रहने को जगह नहीं मिल रही है। इतनी ज्यादा -5 ठंड है। हम मेट्रो स्टेशन के अंदर भी हमें इतनी ठंड लगती है, तो वो बाहर पूरी रात बाहर रहते हैं, उनका तो हाल सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए अभी हम अवॉइड कर रहे हैं कि बॉर्डर पे ना जाएं, क्योंकि ना उनको खाने को कुछ दिया जा रहा है, ना उनको रहने के लिए जगह है, और ऊपर से सेफ भी नहीं है अभी बाहर निकलना। ठीक है। क्या अब तक एम्बेसी में आपकी बातचीत हुई है? दिया, आपके फादर भी हमारे साथ हैं, रमेश बेनीवाल जी। मैं चाहूंगा एक बार रमेश जी को भी लाइए स्क्रीन पर। रमेश जी, दिया हमारे साथ है, क्या बातचीत हुई एम्बेसी से? सरकार ने मेल्स मंगाए थे, एम्बेसीज ने मेल्स बनवाए थे, बकायदा कहा था कि ट्रेन से आप नेबरिंग बॉर्डर्स जो है वहां जा सकते हैं, लेकिन आप जैसा बता रही हैं कि बहुत उचित माहौल नहीं है कि आप मूव कर पाए। रमेश जी। सर, एम्बेसी में मेल भी किया है और मैंने फोन से भी संपर्क किया था। हाँ। पर्टिकुलर खारकीव के लिए, और खारकीव में इंडियन स्टूडेंट की संख्या सबसे ज्यादा है। मोर देन 4000 स्टूडेंट अभी खारकीव में फंसे हुए हैं। पर्टिकुलर खारकीव के लिए रेस्क्यू करने का कोई प्लान एम्बेसी के पास अभी नहीं है, क्योंकि खारकीव से रोमानिया बॉर्डर और हंगरी बॉर्डर की दूरी है वो लगभग 1200 किलोमीटर है। तो और खारकीव में लगातार बमबारी हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एम्बेसी ने भी अभी जहां ये बच्चे हैं वहीं रहने के लिए कहा है। ठीक है, ठीक है। एक कमेंट श्रीवास्तव सर आपसे लेना चाहूंगा। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व राजनयिक। संजीव जी, जो पेरेंट्स हमारे साथ हैं, जो बच्चे हैं, वो उनकी दिक्कत साफ है। बहुत मजबूत जो लोग हैं वो बॉर्डर्स पर चले जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर्स पर बहुत अच्छा माहौल नहीं है। ऐसे में मूव करना, वहां से निकलना, इवैक्यूएशन जो भी होगा वो नेबरिंग, चाहे आप पोलैंड से करिए, हंगरी से करिए, स्लोवाकिया से करिए, अगल बगल के देशों से, वहां तक पहुंचना, बॉर्डर पार करना, ठंड बहुत ज्यादा है। आपकी सलाह उन माता पिताओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, मैं ऐसे छात्रों को और उनके परिजनों को ये कहूंगा कि वो पहले धैर्य बनाए रखें, और भारत सरकार के द्वारा प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लगातार एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा इसे नाम दिया गया है। 4 मिनिस्टर्स इसके लिए विशेष रूप से वहां पे एक दूत बन के भेजे जा रहे हैं। पूरा जो सरकारी अमला है वो लगा हुआ है। हमारी एम्बेसी लगातार प्रयास में है। तो आप धैर्य बनाए रखें, परेशान मत हो, पैनिक ना हो। और जैसा कि आपने बताया कि ये हालात हैं, जरूर बहुत ही जटिल हैं, विकट हैं, युद्ध चल रहा है। तो इसमें जो छात्र जहां अगर बॉर्डर एरिया से दूर स्थित हैं, तो ऐसे में उनके लिए सलाह यही है कि वो स्वयं से ऐसा कोई ट्रेवल न करे, जब तक एम्बेसी की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से। पहल मत करिए, एम्बेसी खुद कांटेक्ट करेगी। एक बार दिया बेनीवाल और रमेश बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। आपने संजीव श्रीवास्तव जी को सुना, ठीक है।
दिया, आपके फादर रमेश बेनीवाल जी हैं, संजीव श्रीवास्तव पूर्व राजनयिक को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पेशेंस रखिए, आपसे कांटेक्ट होगा। अगर आप लोग बात करना चाहें रमेश जी, आप कुछ सलाह देना चाहें दिया बेनीवाल को। 5 दिन हो गए अभी युद्ध शुरू हुए और इन बच्चों के पास अब खाने पीने का सामान भी नहीं है, कैश था वो भी खत्म हो गया, एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी ये सलाह है कि रशिया बॉर्डर से भी इनको लाया जा सकता है। तो भारत सरकार डिप्लोमेटिक प्रयास करके पर्टिकुलरली कीव और खार्किव के बच्चों को रशिया साइड से लाने का प्रयास करे तो मेरे विचार से इजी रहेगा। ठीक है, आएंगे सर आपके पास। कोचर सर, जो स्थिति बनी हुई है आज, आप देख ही रहे हैं, बच्चे परेशान हैं वहां पर। आज जो बातचीत है, मुझे लगता है विश्व की निगाह उस बातचीत पर होगी, लेकिन जिस दौर में ये बातचीत हो रही है और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं जिसमें हिटलर कलार दिया है पुतिन साहब को, ऐसे में लगता नहीं कि बहुत सकारात्मक बातचीत होगी। एक प्रेशर रशिया के ऊपर भी होगा, स्विफ्ट सिस्टम से आउट किया गया है, कई ऐसे एयर स्पेस हैं जो रशिया के लिए, सिविलियंस के लिए बंद कर दिए गए हैं, बैंकिंग सिस्टम पर एक बड़ा घात किया है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने, जो वहां की करेंसी है वो भी ऑलमोस्ट 60% डाउन है और ट्रेडिंग पहले दिन के बाद बंद करनी पड़ी थी रशिया में, मॉस्को में। तो ऐसे में चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। अगर ये चीज एस्केलेट नहीं होती है और 4 दिन तक कीव पर रशिया काबिज नहीं होता है, तो क्या बैकफुट पर भी जाने की स्थिति हो सकती है रूस की? देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज मैं रशियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है और जो उनकी सोच और उनके साथ हमने ट्रेनिंग भी करी है। रशियन आर्मी एक बहुत ही आधुनिक आर्मी है, बहुत ही मजबूत आर्मी है और उसके पास क्षमता है कि अगर वो एक अटैक उसने किया है तो वो उसमें सक्सेस हासिल करेगी। वो डिले इसलिए हो रही है क्योंकि रिहायशी एरियाज में अभी ये लोग जा रहे हैं और ये सिविलियन कैजुअलिटीज को अवॉइड कर रहे हैं और इसीलिए डिले हो रहा है और कोई वजह नहीं है इसको डिले की। बिकॉज अगर आप कुछ सर एक छोटा सा आप कह रहे हैं साहब रेसिडेंशियल एरियाज पर नहीं जा रहे हैं, यही रूस ने भी कहा था। तस्वीरें बार बार आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं, बड़ी तस्वीरें हैं और इस वक्त की 5 दिनों का सबसे बड़ा अपडेट अगर कोई है तो शायद ये तस्वीरें। कोचर सर, तस्वीरें क्या बोल रही? तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, मीटिंग की हो रही हैं और ये मीटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो अभी रेज होगा वो होगा कि रशिया चाहेगा अगर इस सिचुएशन को रिट्रीव करना है उसने तो एक सिक्योरिटी अश्योरेंस उसको लेवल सी से चाहिए कि वो नेटो का साथ नहीं देगा और आइंदा से कोई भी यूएस के या नेटो के बेसिस, जैसे कि हमने सुना था कि इसको बायो वॉरफेयर के केमिकल सेंटर्स भी लगे हैं वहां पे, उन सबको हटाया जाएगा। एक उसको ऐसी एश्योरेंस देनी पड़ेगी। वो थ्रेट परसेप्शन जो बना हुआ है यूक्रेन रशिया के लिए वो हटे। ठीक है, हमारे साथ कृतिका सिंह भी है, छात्रा यूक्रेन से लाइव। कृतिका, यूक्रेन में किस जगह हैं आप? खार्किव में हूँ मैं। खार्किव में क्या एम्बेसी से अब तक कोई बातचीत आपकी हुई है? कोशिश की है आपने कि आप हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया कहीं जा सके, मूव कर सके, या फिर आप भी स्टैंजेंट हैं, घर में हैं, आपको लगता है कि अभी वो स्थिति नहीं है, जब एम्बेसी कांटेक्ट करेगी तब आप जाएंगी? एम्बेसी ने तो बोला है कि अपने रिस्क पर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाइए। ऐसे कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि हमें यहाँ से निकालेंगे वो। ठीक है, लेकिन डिप्टेशन है, मुझे लगता होगा। हमारे साथ कृतिका की मौसी सुजाता सिंह भी है। सुजाता जी, अगर आप बातचीत करना चाहें कृतिका से, हमारे साथ यहाँ स्पेशलिस्ट भी हैं, पूर्व सेना से जुड़े लोग हैं, राजनयिक हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, भारत सरकार इवैक्यूएशन का काम कर रहा है, 17-18 हजार लोग ठीक ठाक होते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन पेशेंस रखिए और भरोसा रखिए, सही सलामत आप वतन लौट पाएंगी। कृतिका, सुजाता जी।
और हम लोग सबको धैर्य बना के रखना है। जैसे कि कृतिका के पिताजी हैं, वो हार्ट पेशेंट है, माता जी भी शुगर पेशेंट है, दोनों ही बहुत चिंतित है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हम लोगों को किसी तरह धैर्य नहीं खोना है बच्चा, और जैसे भी हो सके जो रूल और जो गवर्नमेंट बोलती है बस हम लोग को वही फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग बाहर की स्थिति को नहीं जानते। हाँ। तो जो गवर्नमेंट बोलती है, जो वो ऑर्डर जारी करती है, बस उसी को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना है। और निश्चित तौर पे ना कृतिका, सारे हिंदुस्तान के वासी अपने वतन को वापस आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला और बहुत मोटिवेटेड कोचर सर ये बात था, मुझे लगता है कि इसका सुना होगा। बहुत अच्छा बोला। और आप सभी मेहमान हमारे साथ रहिए, 30 सेकंड में लौटते हैं। हमने कोशिश करी आपको समझाने की, बताने की कि आज स्थिति क्या है यूक्रेन और रूस की। जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं उनसे बातचीत करी, और इंडिया न्यूज की मुहिम है कि जो भी लोग हैं वो वापस आए। सरकार ने 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, वो भी हमने आपको बताया। जो बच्चों के रिश्तेदार और माँ बाप थे, कोशिश इंडिया न्यूज की थी कि उनसे भी बातचीत कराएं। और जैसा आपने सुना सुजाता जी को, पेशेंस रखिए, हौसला बुलंद रखिए, आप सही सलामत वतन लौटेंगे। हमारे साथ कोचर सर है स्टूडियो में। कोचर सर, आज जो ये बातचीत शुरू हो रही है, इस बातचीत को पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन रूस की सोच जहां तक हम पढ़ पाए वो ये थी कि वो 5वें दिन पर कीव में कब्जा कर लेगा, जो नहीं कर पाया। आज जो इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगे हैं, एयरबेस बंद हुए हैं, जो सिंपैथी मिली है ज़ेलेंस्की, वो सब दर्शाती है कि अब यूक्रेन भी चढ़ के बातचीत कर रहा है। 2 बड़े बयान। पहला, ज़ेलेंस्की का यह बयान कहना कि रूसी सैनिक वापस चले जाएं वरना मारे जाएंगे। दूसरा, वहां के विदेश मंत्री का यह कहना और कंपैरिजन करना पुतिन का हिटलर के साथ। और तीसरा, आम लोगों के हाथ में असॉल्ट राइफल्स दे देना। हो सकता है आप एयर डोमिनेंस आपकी हो, टैंक्स आपके अंदर आ जाए, लेकिन अगर जनता ही असॉल्ट राइफल्स लेकर रोड पर आपका स्वागत करेगी तो किसी देश के लिए, चाहे वो रूस ही क्यों ना हो, कब्जा कर पाना और अपना परचम लहराना कितना कठिन हो जाता है। देखिए रजत जी, रशिया को 2008 में जॉर्जिया में अटैक किया था और ऑक्यूपाई किया था उस कंट्री को। सिमिलरली 2014 में क्रिमिया के साथ हुआ। वहां पर भी लोकल पॉपुलेशन रशिया के साथ नहीं थी, फिर भी रशिया को सक्सेस हासिल हुआ है। तो ये एक कहना, बिकॉज कई एनालिस्ट इस पे बात करते हैं, हाँ, कि अगर लोकल पॉपुलेशन आपके साथ नहीं होगी तो कितनी देर तक आप वहां पे अपना राज अपना चला पाओगे। ये एक टेम्पलेट लगाना यूक्रेन में, मुझे नहीं लगता कि ये एक राइट स्टेप होगा या एक सोच इसको सही तरीके की होगी, क्योंकि एक बार अगर आप अपनी वहां पे गवर्नमेंट, आपकी प्रो रशियन गवर्नमेंट, आफ्टर ऑल वो भी तो यूक्रेनियन ही हैं जो गवर्नमेंट में होंगे, और उनके भी सपोर्टर्स और फॉलोअर्स रहेंगे। और अगर आप उस गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर पाएंगे, और अभी जो वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रशिया के लिए, अगले 96 आवर्स क्रूशल रहेंगे इस फैसले को लेके आगे ले जाने के लिए। और इसीलिए रशिया ये टॉक्स के लिए अभी राजी हुआ है, क्योंकि पहले वो बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो अभी जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड ओपिनियन भी रशिया के अगेंस्ट जा रही है, और स्पेशली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इसका वोट होने वाला है। तो ये सारे फैक्टर्स और जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगने वाले हैं। तो ये एक फर्क पड़ता है उसकी सोच पर। ठीक है, एक बार सुरेश वर्मा जी हमारे साथ हैं और अंकुर वर्मा भी हैं, छात्र यूक्रेन से। एक बार उनके पास चलते हैं। अंकुर, यूक्रेन में किस जगह आप हैं? और अंकुर के पास चलें, एक बार सुरेश वर्मा जी के पास चलते हैं, अंकुर के पिता हैं। सुरेश जी, अंकुर यूक्रेन में किस जगह है? आपकी बातचीत हो रही है? क्या एम्बेसी ने कांटेक्ट किया है? बस सबसे बड़ी चीज है कि हम जो है बच्चे के साथ तो इंटरेक्ट कर ले रहे हैं, पर डे वो जो है 2 से 3 बार हमसे बात कर ले रहा है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम है बच्चे का पार्ट है कि कोई भी एम्बेसी का आदमी उधर कोई उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है।
वहां पे हमारे जो बच्चे के जो देखभाल करने वाले डॉक्टर कर्णपाल सिंह संधू जी हैं एक, जिन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि किस तरीके से हमको जो है बच्चों को लेके आना है, और हमारे लिए पोलैंड, हंगरी या रोमानिया नहीं बेटर है जहां पे हमको 1400 या 1600 किलोमीटर की जर्नी करनी है। सबसे बेटर वे है कि हम बेलग्राड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएं जो रशिया में है, और उसकी डिस्टेंस जो है हमारे खार्किव के बच्चों से मात्र 100, नॉट मोर देन 100 किलोमीटर। सुरेश जी देखिए, रूस की तरफ जाना इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि बहुत आसान होगा। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं। संजीव जी, जितने भी लोग हैं, आपने माँ बाप को सुना संजीव जी, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि साहब रूसी बॉर्डर नजदीक है, हम जा सकते हैं, लेकिन क्या यूक्रेन के जो फंसे हुए भारतीय इस वक्त हैं 16,000 इस वक्त कुछ बचे हुए हैं, क्या ये फिजिबिलिटी है कि वो रशियन बॉर्डर की तरफ जाएं? क्या डिप्लोमेसी अलाउ करती है कि यूक्रेन से निकल के रशिया में दाखिल हो और रशिया से एयरलिफ्ट कराया जाए? क्योंकि रशिया में किसी मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं लगी है, जिसकी भी ड्यूटी लगी है हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया लगी है। देखिए, इस वर्तमान समय में रशिया ने एक युद्ध छेड़ रखा है। रशिया की जो फोर्सेस हैं यूक्रेन में हमला कर रही हैं, लगातार वो युद्ध की स्थितियां हैं। तो ऐसे में जो रशिया के जो बॉर्डर एरिया से निकलने की जो बात है, उसकी तरफ भारत सरकार कोशिश अवश्य कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अधिक सुरक्षित रास्ता नहीं होगा। जो रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया का जो रास्ता है, चूंकि वो वॉरिंग पार्टी नहीं है और वो ऐसे राष्ट्र हैं जो कि हाई अलर्ट मोड में है, लगता है कि वहां से ही जो सेफ इवैक्यूएशन हो सकता है। रशिया चूंकि एक वॉरिंग पार्टी है, वो युद्ध में शामिल है, लगातार रशिया की तरफ से यूक्रेन पे हमले किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो रशिया के रास्ते से निकलने का जो ऑप्शन है, मुझे लगता है कि अभी उसको ठीक तरीके से अमल में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। श्रीवास्तव सर, हमारे साथ पंकज छात्र हैं, यूक्रेन से लाइव जुड़े। पंकज, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, मैं पंकज पांडे बोल रहा हूँ। मेरी बेटी है यूक्रेन में, खार्किव में, जो कि वर्मा जी ने हमें बताया सेम जगह पे है। वहीं पे खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो भी फंसी हुई है। जो छात्रावास है उसी के नीचे शायद कुछ बंकर बनाए गए हुए हैं, उसी में रह रही है। तो मेरी भी कंसर्न यही है, मेरा भी यही मैसेज है इंडियन गवर्नमेंट से, निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करें जिससे वो वहां से बच्चे सेफ आ जाएं, क्योंकि बहुत सारी संख्या में बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं। ठीक है, ठीक है पंकज। कोचर सर, जो ये समस्या है, क्योंकि वैक्यूएशन 400, 500, 1000, 2000 का नहीं है, लगभग 18,000 लोग। डिप्लोमेटिक चैनल्स आपने खोले, जो बॉर्डर एरियाज पे कंट्रीज थे, आपने बातचीत करी, मिनिस्टर्स रिप्यूट कर दिया, लेकिन एक बड़ा और कठिन ऑपरेशन होगा भारत सरकार के लिए इवैक्यूएशन। ये बहुत ही कठिन ऑपरेशन, स्पेशली अभी एक फॉग ऑफ वॉर की कंडीशन है, और अभी जैसे बताया जा रहा था कि रशिया पास होगा, आप उस चीज को, डिस्टेंस को मत लें। आप उस एरिया में देखें, उस एरिया में सैनिटाइजेशन नहीं है, कहीं पर भी आपकी माइनफील्ड लगी हुई हैं, उस एरिया में आपके रेबल्स हैं, उस एरिया आपका एक सेपरेटिस्ट एरिया है। और जब आप एक ऐसी अपनी मूवमेंट एक बस में करेंगे, तो जो उस बस को देखेगा उसको पता ये थोड़ी है कि इसमें बच्चे हैं और इसमें भारतीय बच्चे जा रहे हैं। तो उस टाइप की सिचुएशन, इस एक वॉर जोन का एरिया है ये, और ये वॉर जोन के एरिया में कभी भी मूवमेंट इस प्रकार की नहीं होती है। और इसीलिए गवर्नमेंट जो अभी जो ये प्रोसेस के बारे में आपने जो बताया है, ये इवैक्यूएशन प्रोसेस की शुरुआत तभी हो सकती है जब एक लिमिटेड पीरियड के लिए सीज फायर डिक्लेयर हो, एक सेफ पैसेज की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप 6 घंटे के लिए अगर बीच में लड़ाई को रोक देते हैं और उस 6 घंटे में अगर बातचीत होती है देशों में, तो उस पीरियड को यूटिलाइज किया जा सकता है इवैक्यूएशन को कराने में। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आज बैठक जरूर दोनों देशों के बीच में हो रही है, लेकिन जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा है, आते हैं संजीव जी आपके पास, एक बार सुजाता जी के पास चलते हैं। सुजाता जी, आपने एक बात बोली, अच्छी बात बोली, हजारों ऐसे माँ बाप हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, जो आपने बात कही वो एक धैर्यवान बात कही और एक मिसाल के रूप में कही। सरकार काम कर रही है, आपने भी सलाह दी कि जो बच्चे हैं घर पर रहें, लेकिन उसके बाद भी एक फिक्र जरूर होती होगी कि हाँ बच्चे वहां पर हैं, फंसे हुए हैं,
टेलीविजन पर जो पिक्चर्स आती हैं, वीडियोस आते हैं व्हाट्सएप पे, उससे मन तो विचलित होता होगा। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज सुबह भी मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि कुछ बच्चों को पीटा जा रहा था, कुछ छात्रों को। एक लड़की बेचारी स्टूडेंट थी, वो वीडियो बना रही थी, और एक बच्चा था, वो दमे का पेशेंट था, उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, मगर हम लोग कर क्या सकते थे? अभी जो सिचुएशन है, हम लोग सिर्फ वही कर सकते हैं जो गाइड हमें करके हमारे गवर्नमेंट बता रहे हैं, और साथ ही साथ मैं बोलती वो ईश्वर है ना, वो हमें कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे ले जाएगा। बस हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करें। बुरा बहुत लग रहा है, मगर साथ साथ ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एक्टिविटी उन्होंने किया, क्यों किया? करना नहीं था, क्योंकि ये बच्चे थे और ये जा रहे थे बॉर्डर से, आराम से अपने जगह पे उनको जाना था, तो ये बहुत बुरा हुआ। ठीक है सुजाता जी। कोचर सर, एक क्योंकि वक्त कम है, 30 सेकंड में क्लोजिंग, आज की बैठक आगे का संदेश क्या होगा? एक पॉजिटिव, मैं एक ऑप्टिमिज्म में बिलीव करता हूं, और अगर ये बैठक हो रही है तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और जरूरी नहीं है कि इसका नतीजा एक ही बैठक से होगा। ये ग्राउंड रूल्स इसमें तय होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक दूसरे में दूर होंगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना सामने रखा जाएगा, और इसकी एक ग्राउंड बनाई जाएगी अगली बैठक के लिए। ठीक है, यही मैं सुनना चाह रहा था कि क्या इस बैठक के बाद और भी बैठक होगी, क्योंकि एक बैठक से हल नहीं निकलेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ थे, माँ बाप भी थे, बच्चे भी थे यूक्रेन से, आप सभी हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भारतीयों को लेकर छठी फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है। छठी फ्लाइट में 240 भारतीय वापस लौटे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1396 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जो फ्लाइट वापस लौटी है, बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, और पीछे आप देख सकते हैं लगातार जो मिनिस्टर्स हैं वो रिसीव करने जा रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे वतन वापस लौट रहे हैं। एक बड़ा ऑपरेशन भारत सरकार चला रही है, जिसमें लगभग 17,500 भारतीयों को, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं जो पढ़ाई करने गए हैं, उनको वतन वापस लाया जा रहा है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही, और लगातार हमारी नजर रहेगी रूस और यूक्रेन पर क्या होगा। इस बातचीत के बाद क्या कोई अगली बातचीत का भी समय और जगह तय होगी? आज की बातचीत से क्या निकलेगा? क्या सीज फायर